हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दो टाइप्स उसके फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप या एंड एक है पार्टनरशिप, वो हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस भी हम कवर करेंगे। और फिर एक जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, वो भी कवर करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी की भी हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसके मेरिट एंड डिमेरिट्स भी कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो दो टाइप्स में है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न या फिर पार्टनरशिप। टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यू हैव मेंशन, सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड पार्टनरशिप आर बोथ कॉमन स्ट्रक्चर फॉर द स्टार्टिंग रनिंग द बिजनेस। ठीक है, जो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो या तो हम सिंगल कर सकते हैं या तो फिर पार्टनरशिप में कर सकते हैं, तो वही हमें देखना है। तो फर्स्ट सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जहाँ इसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस ओन एंड ओपन बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। It is the simple form of the business organization. Key characteristics include, तो वहाँ पे एक सिंगल बंदा जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या क्या चीज़ें देख रहा है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। ऑनरशिप, तो ऑनरशिप ऑब्वियसली किसके पास होगी, बाय वन पर्सन, तो सोल प्रोप्राइटर। फिर लाइबिलिटी कैसी होगी, तो ऑनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मीनिंग दे हैव पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेट और द लीगल एक्शंस अगेंस्ट द बिजनेस। उसने जो बिजनेस स्टार्ट करा है, अगर वो सोलो ही बिजनेस रन कर रहा है, सिंगल पर्सन ही है, तो ऑब्वियसली वो ऑनर है, तो उसकी लाइबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड होगी। मतलब कि अगर उस बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा है तो उसे पर्सनली वो रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे सोल प्रोप्राइटर मेक्स द ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस, ऑब्वियसली डिसीजन लेने की पावर सब सिर्फ उसके पास ही होगी। फिर प्रॉफिट, ऑल प्रॉफिट जनरेटेड बाय द बिजनेस गो टू द सोल प्रोप्राइटर। सो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सभी किसके पास जाएगा, उस सिंगल बंदे के पास जाएगा। फिर टैक्सेशन, अ बिजनेस इनकम इज टैक्सेस एज अ पर्सनल इनकम ऑफ द ऑनर, देयर इज़ नो सेपरेट टैक्स एंटिटी। उसकी जो इनकम जनरेट होगी बिजनेस से, तो उसकी ही इनकम, ऑनर की ही इनकम मानी जाएगी और उस तरह से ही उस पर टैक्स लगेगा। फिर फॉर्मेशन एंड कॉस्ट को ईजी टू सेटअप विद मिनिमल लीगल रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट। ईजी है क्योंकि सिंगल बंदा स्टार्ट कर रहा है, तो जो भी फॉर्मेशन है, जो भी कॉस्ट लगनी है, वो ईजी सेटअप हो जाती है। फिर कंटिन्यूटी, बिजनेस सीज टू एक्सिस्ट अपॉन द डेथ और इनकैपेसिटेशन ऑफ द ऑनर। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस कहाँ तक रन करेगा, जब तक वो पर्सन जिंदा है, सोल प्रोप्राइटर, या तो फिर वो कैपेबल है बिजनेस करने के लिए, तब तक बिजनेस रन करता रहेगा। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एडवांटेजेस क्या है इसके, फुल कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग पावर होगी ऑनर के पास। फिर डायरेक्ट रिसिप्ट ऑफ द ऑल प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट होगे उसके डायरेक्ट उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, जो भी इनकम जनरेट होगी। फिर सिंप्लिसिटी इन मैनेजमेंट एंड टैक्स फाइलिंग में ईजी रहेगा, क्योंकि कहाँ से इनकम आ रही है, क्या है, वो तुरंत उसे पता चल जाएगी। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है, अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी है, इसलिए ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर कोई लॉस होगा तो उसको पर्सनली बियर करना होगा। फिर लिमिटेड एबिलिटी टू रेज कैपिटल, उसके पास मतलब एक बंदा कितनी कैपिटल ला सकता है, तो वो लिमिटेड हो जाएगी, है ना। फिर लिमिटेड स्किल एंड एक्सपर्टाइज एट इट्स जस्ट वन पर्सन, वहाँ पे लिमिटेड स्किल्स की कमी हो सकती है, एक्सपर्टाइज की कमी हो सकती है, क्योंकि कोई एक बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। तो अगर कोई नॉलेज चाहिए रहेगी तो उसे और एक पार्टनर ऐड करना होगा, जो सोलो ऑनरशिप में पॉसिबल नहीं है। फिर इसी के लिमिटेशंस की वजह से क्या आई, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है, इज़ अ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर टू और मोर इंडिविजुअल कम टुगेदर टू ऑपरेट अ बिजनेस विद द शेयर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव अर्न करना होगा पैसा। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। फिर इसमें क्या होगा, की फीचर्स क्या है इसके, ऑनरशिप। यहाँ पे ऑनरशिप इज ओन बाय टू और मोर पार्टनर हु कंट्रीब्यूट द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल, लेबर और एक्सपर्टाइज। तो यहाँ पे ऑनरशिप है वो डिवाइड हो जाएगी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच, जो कैपिटल ला रहे हैं, मतलब उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर अपने कोई एक्सपर्टाइज उसमें दे रहे हैं या लेबर दे रहे हैं। फिर लाइबिलिटी कैसी होगी, लाइक अ सोलो प्रोप्राइटरशिप पार्टनर टिपिकली हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अल्दो देयर आर एक्सेप्शन लाइक लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप का भी यही है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई लॉस होगा तो सभी पार्टनर को इक्वली लायबल होंगे, उनको अपने घर के पैसों में से भी वो लॉस को फुल करना है। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन आर मेड जॉइंटली विद ईच पार्टनर कंट्रीब्यूटिंग देयर पर्सपेक्टिव एंड एक्सपर्टाइज। यहाँ पे डिसीजन जॉइंटली लिया जाएगा, ना कि ऑनरशिप जैसे सोलो प्रोप्राइटरशिप में थी, तो वहाँ पे वो सिंगली डिसीज़न ले रहा था, यहाँ पे जॉइंटली डिसीज़न लिया जाएगा।
फिर प्रॉफिट कैसा होगा, शेयर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर यूजुअली इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, या तो इक्वली डिवाइड होगी प्रॉफिट, या फिर ऐसा होगा कि ऑलरेडी एग्रीमेंट किया हुआ है कि जो जितनी कैपिटल लाएगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलेगा उस प्रोपोर्शन में। फिर टैक्स कैसे लगेगा, पार्टनरशिप इज नॉट टैक्सेस एज ए सेपरेट एंटिटी, इंस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस आर पास थ्रू टू द पार्टनर एंड टैक्स ऑन देयर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न। ठीक है, वहाँ पे जो पार्टनर्स की जो इनकम है और जो पार्टनरशिप में इनकम आई है वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि देयर इज़ नो टैक्स, partnership is not taxed as a separate entity, instead profit and loss are passed through to the partner and tax on the individual tax return। ठीक है, कि वहाँ पे बिजनेस में जो इनकम होगी और पार्टनर्स को इंडिविजुअली जो इनकम जनरेट होगी वो दोनों ही अलग होगी। फॉर्मेशन एंड कोस्ट कैसे होगे, पार्टनरशिप यूजुअली रिक्वायर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यहाँ पे एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे ना, तो कोई ओरली हम नहीं करना है, एग्रीमेंट बनाना होगा रिटन फॉर्म में, फॉर्मल स्ट्रक्चर में, लेस फॉर्मल देन द सेटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन बट स्टिल मोर इन्वॉल्व द सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर कंटिन्यूटी कैसे होगी, मैं डिजॉल्व इफ़ वन पार्टनर लीव अल्दो द बिजनेस कैन कंटिन्यू विद द न्यू एग्रीमेंट। ये पार्टनरशिप है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी अगर एक पार्टनर उसको छोड़ देगा, मतलब 4 लोग हैं, 4 में से एक ने छोड़ दिया तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहते हैं कि हम कंटिन्यू रहे तो उनको फिर से नया एग्रीमेंट बनाना होगा। इसके एडवांटेज क्या है, कंबाइंड स्किल है, एक्सपर्टाइज, रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तो उनकी एक्सपर्टाइज मिलेगी, कैपिटल भी बढ़ी रहेगी, डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होगी। ठीक है, एक ही बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वहाँ पे काम करने वाले और लोगों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर ईजियर एक्सेस टू द कैपिटल देन द सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, कैपिटल ईजिली मिल जाएगी सिंगल ओनर जो होते हैं उसके कंपैरिजन में। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर्स की अनलेस ए लिमिटेड लाइबिलिटी इज़ फॉर्म। ठीक है, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बन रही है, उसके अलावा कोई अगर पार्टनरशिप है तो वहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है पार्टनर्स की। फिर पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टनर, बहुत सारे लोग होंगे तो ऑब्वियसली झगड़ा हो सकता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए भी कुछ ना कुछ एग्रीमेंट किया होना चाहिए कि अगर 2 पार्टनर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं तो उसकी वजह से लॉस होगा तो वो किस तरह से फिर हम उसको मीटअप करेंगे। ठीक है, फिर शेयर प्रॉफिट मीनिंग ईच पार्टनर्स ओनली गेट द पोर्शन ऑफ द अर्निंग। ठीक है, यहाँ पे डिसएडवांटेज ये भी है कि प्रॉफिट को भी बांटा जा रहा है। ठीक है, तो अगर इक्वली बोला है और कोई पार्टनर कैपिटल ज़्यादा ला रहा है कोई कम ला रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। वही डिफरेंस भी है, ओनरशिप यहाँ पे 1 पर्सन होगा, यहाँ पे 2 और मोर इंडिविजुअल होंगे, लाइबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड है, यहाँ पे भी अनलिमिटेड है। फिर डिसीजन मेकिंग ऑनर के पास होगी, यहाँ पे शेयर होगी अदर पार्टनर्स के बीच। फिर प्रॉफिट शेयरिंग, यहाँ पे एंटायर प्रॉफिट ऑनर को मिल जाएगा, यहाँ पे भी शेयर होगा। टैक्सेशन पर्सनल टैक्स रिटर्न होगी, यहाँ पे इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल पार्टनर पे लगेगी। फॉर्मेशन सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव है, यहाँ पे थोड़ी रिक्वायर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कंटिन्यूटी अगर एंड विद द ऑनर्स डेथ और इनकैपेसिटी, जहाँ पे यहाँ पे मे डिजॉल्व इफ पार्टनर लीव। फिर है जॉइंट हिंदू फैमिली, तो इसका क्या मतलब है पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज फाउंड ओनली इन इंडिया एंड वेर इन द बिजनेस इज ऑन एंड कैरिड ऑन द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो HUF मतलब क्या, जहाँ पे इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ, Hindu Succession Act 1956. It is started that the law of inheritance created the joint Hindu family business. The basis of membership is the business is birth and 3 successive generation can be member of the business. यहाँ पे मतलब जो जॉइंट हिंदू फैमिली का बिज़नेस है वो किस तरह से रन होता है, जहाँ पे वो वाले मतलब वो बिज़नेस जो ऑलरेडी इंडिया में रन हो रहे थे जब इंडिया मतलब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले। ठीक है, तो वहाँ से वहाँ की जो पीढ़ी है वो वहाँ से लेके 3 पीढ़ी तक जो चलेगी वहाँ पे वो जॉइंट हिंदू फैमिली में कवर हो जाएगी। ठीक, स्टार्ट द लॉ इनहेरिटेंस क्रिएट द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, इज इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे सिंपल टू इस्टेब्लिश जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नो लीगल रिक्वायरमेंट, सच रजिस्ट्रेशन आर नेसेसरी, इट इज़ नॉट डिमांड एग्रीमेंट। इफेक्टिव कंट्रोल होगा, यहाँ पे मेन जो बंदा बिजनेस करेगा उसको ऑनर नहीं, यहाँ पे कर्ता कहा जाता है। एज अ कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द ऑल डिसीजन विच अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द मेंबर एज देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीबडी। इट ऑल्सो लीड द क्विक डिसीजन मेकिंग। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर होगी, लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज लिमिटेड एक्सेप्ट द कर्ता। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कर्ता की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी।
द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ लिमिटेड टू एक्सटेंड टू शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है, जितनी उनके प्रॉपर्टी उसके हाथ में है उतनी ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फिर कंटिन्यूड बिजनेस एक्सटेंशन, जहाँ पे बिजनेस विल कंटिन्यू एज यूजुअल आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता सिंस द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बी एंटर इन द रोल ऑफ द कर्ता। ठीक है, अगर मेन जो कर्ता है उसकी डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट जनरेशन में मेन हेड कर्ता होगा, एल्डर मेंबर, वो कर्ता बन जाएगा। फिर मोर कमिटमेंट, सिंस द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द फैमिली मेंबर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी अमॉन्ग देम। ठीक है, क्योंकि बिजनेस है ये जॉइंट हिंदू फैमिली का, वो एक परिवार के लोग ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे कमिटमेंट की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि ग्रोथ हो बिजनेस में, फैमिली का भी अचीवमेंट मिले। ठीक है, इस इम्प्रूव द कोलैबोरेशन फ्रॉम द ऑल मेंबर्स। डिसएडवांटेज क्या लेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, एक फैमिली में कितना ही फाइनेंशियल शॉर्टेज हो सकती है, कितने ही पैसे उनके पास हो सकते हैं। सिंस इट इज़ मोस्टली डिपेंड ऑन द असट एंड प्रॉपर्टी, दिस लिमिट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे ना अगर ऐसा हो कि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो यहाँ पे उनके लिमिटेड रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएंगे। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता कैरी द नॉट जस्ट द बर्डन ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट बट ऑल्सो द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे कर्ता पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, फिर डोमिनेंस ऑफ द कर्ता, कर्ता का कंट्रोल भी उतना ही रहता है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस आर वेस्टेड सोली इन द हैंड ऑफ द कर्ता व्हेन विच मे नॉट ऑलवेज बी एक्सेप्टेबल टू द अदर मेंबर एंड दे मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में एक ही जो कर्ता है वो ही डिसीजन ले रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, डोमिनेंस पावर कर्ता की बढ़ जाएगी और बाकी के मेंबर्स को ऐसा लगेगा कि हम लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। फिर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल हो सकती है। कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज in of management. His poor judgment may affect the business. His failure to make the good decision may even lead to financial difficulties and losses. ठीक है, एक ही बंदा सब डिसीजन ले रहा है, अदर पर्सन को यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन हो सकती है कि उसके पास सभी चीज़ों का नॉलेज हो, ऐसा ज़रूरी ना हो। फिर मिसयूज ऑफ पावर, मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज सेंटर इन द हैंड ऑफ द फैमिलीज कर्ता, नो अदर मेंबर इज़ अलाउड टू इंटरफेयर विथ हिज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सबसे फैमिली का जो करता है उसी के पास सभी चीज़ों का मैनेजमेंट होगा, तो वो इस पावर का मिसयूज़ भी कर सकता है। फिर लिमिटेड मेंबरशिप है, द मेंबरशिप ऑफ द बिजनेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फैमिली मेंबर एक्सक्लूसिवली। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बाहर के लोगों को अलाउड नहीं होगा। ठीक है, आउटसाइडर से यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते उस चीज़ को, यहाँ पे फैमिली मेंबर ही चाहिए। ठीक है, तो यही मेरिट डिमेरिट, इजी इन्फॉर्मेशन है, इफेक्टिव कंट्रोल होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी मेंबर की, कंटिन्यू बिजनेस एक्सटेंशन हो सकता है, मोर कमिटमेंट है, लिमिटेशन वही है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, कर्ता के पास लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, डोमिनेंस पावर कर्ता की बढ़ जाएगी, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होगी कर्ता के पास, एंड मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है, एंड लिमिटेड मेंबरशिप है क्योंकि बाहर के लोगों को वहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, an association of different individuals formed to carry out business activities is known as a joint stock company. This form of organization has an independent legal status from its member. ठीक है, यहाँ पे मेंबर अलग है और लीगल एंटिटी अलग है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सन एक साथ बिजनेस करने के लिए एक कंपनी उन्होंने बनाई हुई है। बेसिकली द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल इंडिविजुअल विद अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील होगा, उसके पास परपेचुअल सक्सेशन होगा, मतलब एक अगर कोई एक इंडिविजुअल छोड़ के भी चाह रहा है उसको, तो फिर नेक्स्ट वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि वो ख़त्म हो जाएगी कंपनी। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये किसके अंडर गवर्न हो रही है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी कवर हो रही है। तो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर इट्स ओनर, तो ऑनर कौन होंगे, शेयर होल्डर्स। हाउएवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स एंड इट द चीफ मैनेजिंग बॉडी ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो भले ऑनर शेयर होल्डर्स है, लेकिन जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी के लिए डिसीजन लेते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर और द ओनर ऑफ द कंपनी हैव इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर इट्स ऑपरेशंस। एडवांटेजेस क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी के, तो लिमिटेड लाइबिलिटी है यहाँ पे। The liability of member of the company is limited to the extent of their share contributed by them in the company. If the company face a loss, the shareholder of the company do not have a sale of their personal property for the repayment. यहाँ पे ये बेस्ट है
कि वहाँ पे उनको जैसे पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी में अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स की नहीं होती है, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे एज दिस शेयर ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफर एंड कैन बी इजीली ब्रॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट, इट ब्रिंग द लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, ठीक है। यहाँ पे जो कंपनी के शेयर है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं इजीली और मार्केट में उसको सेल परचेस हम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कंपनी में लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी, कि कंपनी के जो प्रॉफिट एंड कंपनी के जो लिक्विडिटी है वो अच्छे से मेंटेन रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर perpetual existence, जहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ अ सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, इट एंजॉय द perpetual सक्सेशन, इट मीन्स दैट कंपनी कैन फॉर्म बाय लॉ एंड कैन एंड बाय द लॉ थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ओनली, ठीक है। अगर वो वाइंडिंग अप ओनली, यहाँ पे अगर कंपनी चाहती है कि बिज़नेस बंद हो जाए तो वो बंद कर सकती है। वो चाहती है कि वो कुछ चेंजेस करना है लॉ में तो वो उस तरह से भी कर सकती है। दैट इज़ द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ द मेंबर डू नॉट हैव एनी अफेक्ट द कंपनीज एक्सिस्टेंस। फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कंपनी हैज़ अ मोर स्कोप ऑफ द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड हाई प्रॉफिट रेट्स, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ रेट है, एक्सपेंशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, वो हाई है। इट मीन्स दैट इफ़ अ कंपनी हैज़ अ रिटेन प्रॉफिट इट कैन ईजिली यूज़ द अमाउंट ऑफ द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। फिर एफिशिएंट मैनेजमेंट, every business requires specialized people and expert for better performance and end result. As a company has a huge fund its disposal, it can easily hire expert to perform various business activities and can effectively improve its working and the performance, ठीक है। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, वो अपनी बेटर परफॉर्मेंस वहाँ पे शो करेंगे। फिर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी, कंपनी कैन इश्यू शेयर टू द जनरल पब्लिक, इट ग्रैब्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द लार्ज कैपिटल, ठीक है। तो कंपनी है तो वो वहाँ पे आईपीओ लगा सकती है, ठीक है। उनको पैसे चाहिए तो वो वहाँ पे शेयर्स इशू कर सकती है। तो वो बिसाइड द वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ वेरी लो, देयरफॉर द पीपल विद लेस और स्मॉल सेविंग कैन आल्सो बाय द शेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है। बहुत छोटी अमाउंट में वो शेयर्स इशू करती है ताकि जो नॉर्मल पीपल है वो भी वो उसे परचेज कर पाए। इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के? तो कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी, इट रिक्वायर्ड द completion of the various formation and various different documents have to be prepared and submitted. It also require obtaining different kind of permissions, ठीक है। तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है क्योंकि हमें यहाँ पे वेरियस डिसीजन मतलब इसका फॉर्मेशन के लिए, मतलब कंपनी कैसे बननी है, क्या है, जो भी वहाँ पे कितने मेंबर है, कहाँ पे उसका एड्रेस होगा, वो सभी चीज़ों बहुत सबमिट करवानी है। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है परमिशन के लिए। उसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो रजिस्ट्रार के थ्रू कंपनी में वहाँ पे करवाना होगा, तो वो भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। फिर लैक ऑफ सिक्रेसी, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 1956 एवरी कंपनी हैज़ टू शेयर various information about it with the registrar of the companies which made the available to the general public also, ठीक है। आप कितना इनकम अर्न कर रहे हो, कौन कितना अर्न कर रहा है, वहाँ के शेयर होल्डर्स कितने अर्न कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें आपको डिस्क्लोज़ करनी होगी। तो उससे क्या होगा कि सीक्रेसी बहुत वो हो जाती है, ठीक है, कि जिसकी वजह से क्या होगा कि आम जनता भी, जो जनरल पब्लिक है, वो भी आपकी रिपोर्ट अच्छे से पढ़ पाएगी। तो वहाँ पे सीक्रेसी रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कंपनी के लिए। फिर इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट है, a company is managed by the higher professional and experts instead of its owner, and in professional gets a salary in return. There is no direct relationship between the effort and reward of the business activity. तो यहाँ पे ऑनर अलग है क्योंकि शेयर होल्डर्स ने सिर्फ वहाँ पे अपने पैसे दिए हुए हैं एंड बाकी के जो चीज़ें हैं वो प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट कंपनी को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। उनके बीच में सिर्फ एक्टिविटी हो रही है जो वर्क एनवायरनमेंट के लिए इम्पर्सनल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। फिर न्यूमेरियस रेगुलेशंस है जहाँ पे कंपनी को फुलफिल करने हैं बहुत सारे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करना है। अगर वो ये नहीं करेंगे, फॉर्मुलेट नहीं करेंगे, तो उनको पेनल्टी भरना पड़ सकता है। फिर डिले इन डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन कंपनी आर टेकन आफ्टर कंसल्टिंग विद डिफरेंट पीपल और डिस्कसिंग इन द बोर्ड मीटिंग विच इज़ लेंथी प्रोसेस, ठीक है। हाँ, उन सब का वेट करना, सब वहाँ पे एक डिसीजन के लिए सहमत हो, तो वो सब चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट एंड लेंथी प्रोसेस हो जाती है। फिर ऑल्गारिक मैनेजमेंट जहाँ पे इट्स सेड दैट द डेमोक्रेटिक सेटअप एक्सिस्ट इन द कंपनी
द ट्रूथ इज दैट एक्सिस्ट ओनली वन ऑन पेपर एंड नॉट इन द रियल लाइफ. In reality, the control of company is the hand of the few people only who are the known as the director of the company. ठीक है, हम बोलते हैं लेकिन वैसा ही होता है कि यहाँ पे कि सबके पास इक्वल राइट है वोट देने का ये वो, लेकिन जो मेनली कुछ लोगों के पास ही कंपनी का सभी पावर, सभी रूल्स बनाने का ये वो सभी उसके पास ही होती है. तो ये भी एक लिमिटेशंस में आ जाती है. तो आई होप से इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.